ये जगमगाती तितलियों में से जिस पर इशारा करो, उसे तेरे हाथ पे बिठाता हूँ, यहाँ बैठो। कल शब जो गुजरी है तेरे बिन, तुझको हाल दिल सुनाता हूँ, यहाँ बैठो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में हुस्ना हुसैन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल उसरी युसरा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड ऑडियो की सूरत में पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। चलें स्टार्ट करते हैं। उसरी युसरा। हॉस्पिटल के ठंडे सर्द कॉरिडोर्स में बेनाम सी खामोशी छाई थी। काफूर में लिपटा एहसास वहशतों में धकेले जा रहा था। गम का अंधेरा था, वहशत की तारीखी थी, कुछ खो देने का खौफ था। वो कदरे खामोश हिस्से में आईसीयू के सामने बेंच पर सर झुकाए बैठी थी। चेहरा आंसुओं से तर था, सिसकियां बंधी हुई थी, लब खामोश थे। अंदर जैसे एक महशर सा बपा था। बंद दरवाजा खुला तो फारिस ने आगे भर कर डॉक्टर को घेरा था। वो भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अब वो धुंधली निगाहों से उसे बात करता देख सकती थी। हॉस्पिटल की सर्द सफेद राहदारियां एकदम से सुनसान हुई थी। कदमों की आहट थम गई। डॉक्टर्स का अमला, स्टाफ मेंबर्स, नर्सिस की आमदोरफ्त, फोन की घंटी, सब खत्म हो गया। वो रेलिंग पर गिरफ्त जमाए सन्नाटों में घिरी रह गई। फारिस के हाथ सर की पुश्त से कंधों तक और बेजान होकर पहलू में आ गिरे। मिसेस शहराजी की हालत बहुत नाजुक थी। अगले 48 घंटे इंतहाई अहम थे। डॉक्टर पुरुम्मीद नहीं थे। वो उन्हें दुआ का कह रहे थे और दुआ का सुनकर उसके अंदर सब अंधेरा हुआ था। दुआ यानी अब उनका केस सिर्फ डॉक्टर्स के हाथ में नहीं रहा था। दुआ यानी अब कोई मौजज़ा ही उन्हें बचाए तो बचाए। पे दर पे सदमों से लड़ता उलझता दिल सहम गया। हिम्मत सकत, हौसला खत्म हो गया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। डॉक्टर ने फारिस का कंधा थपथपाते तसल्ली देना चाही। वो दीवार से लगकर कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर वो फर्श पर पंजों के बल बैठ गया। दोनों हाथ गर्दन पर पीछे की तरफ थे, सर आगे को झुक गया। उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज, उसके चेहरे पर कुर्ब ठहरा था। मुंह पर हाथ रखे वो गिरने के से अंदाज में बेंच पर बैठ गई। प्लीज अल्लाह, ये नहीं, ये गम नहीं, ये दुख नहीं। इस तरह कमजोर, बेबस, निढाल और इस कदर अजियत में उसने फारिस वजदान को पहले कभी नहीं देखा था। दिल चाहा वो उसके पास जाए, उसका हाथ पकड़े, उसे तसल्ली दे, उसकी उम्मीद बंधाए, यकीन की बात करे, दुआ की बात करे, मगर हिम्मत ना हुई, बिल्कुल हिम्मत ना हुई। उसे अपना आप मुजरिम सा महसूस होने लगा। ना वो रायान से मिलने जाती, ना ये सब होता। गलती उसकी थी। उसे समझना चाहिए था। उसे फारिस को समझना चाहिए था। उसे मिसेस शहराजी की बात माननी चाहिए थी। बहुत कोशिश से, बहुत हिम्मत, कुछ हिम्मत पकड़कर वो उसके पास गई। मुट्ठियां भींचकर और फिर खोलकर अपना लरसता हाथ फारिस के बाजू पर रखा। उसका नाम लिया, उसे मुतवज्जा करना चाहा, मगर उसने हाथ हटा दिया। उसने जन्नत कमाल का हाथ हटा दिया। अपनी जगह से उठ गया, अपने बालों को मुट्ठियों में भींचकर रुख बदला और कदम उठाता गया। 48 घंटे। वो कैफियत कैसी थी? जैसे मौत लम्हा ब लम्हा आंखों में आंखें डाले भर रही हो। मौत? उसने सर उठाया। मौत? उसका दिल यकदम ही भारी हुआ। मर कौन रहा था और अब मरने कौन लगा था? 48 घंटे, ये उसकी जिंदगी की मुद्दत थी। 48 घंटे, ये सांसों का तसलसल था।
48 घंटे। हॉस्पिटल से बाहर खुली फिजा में भी उसका सांस बंद होने लगा। अंधेरे से वहशत होने लगी। ट्रैफिक का शोर, लोगों की आमदोरफ्त, जिंदगी का बहाव उसके हवासों पर सवार होने लगा। सिर्फ एक ख्वाहिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, उसके बाद कभी कुछ नहीं मांगूंगी। आप मुझसे मेरी जान क्यों नहीं मांग लेती मम्मी? हाथ थाम कर, कुछ मुश्तल होकर, कुछ अजियत के आलम में जवाब देता, इनकार करता, अपना हाथ छुड़ाता, खुद को तन्हा करता। वो जो जिंदा है उसके साथ जीना नहीं चाहती, जो मर चुका है उसके साथ मरना चाहती हैं। अपनी गाड़ी में वो कुछ देर तक बैठा रहा। मुंजमिद एहसासात आग की लपेट में आते रहे, सवाल उठते रहे, जवाब मिलते रहे। बोझ बढ़ता गया, दिल फटने लगा। खुश्क लबों को तर करते उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। किसी नामालूम सी मंजिल की जानिब रवां हो गया। 1.5 घंटा तक गाड़ी इस्लामाबाद की सड़कों पर उसकी जिंदगी की तरह बेमकसद भटकती रही। फिर उसने गाड़ी का रुख मेन रोड की जानिब मोड़ दिया, रफ्तार बढ़ा ली। उसके हाथों पर लर्जा तारी था, उसकी निगाहें रोशनियों में भटक रही थी। हम्माद शेराजी की माँ रायान शेराजी की दादी थी। वो इन 2 रिश्तों से थी, इन 2 रिश्तों में थी। वो तो दुख का सबब एक अजियत की वजह से था, एक कुर्ब की निशानी, एक गम का रम्ज था। तारीख रात का सफर उसकी जिंदगी से मुशाबा हो गया। जहाँ कभी पहुंचना ना चाहता था वहां पहुंच गया। जिस दरवाजे पर दस्तक ना देना चाहता था वहां दस्तक दे डाली। शादी का घर था, खुशियों का घर था। वो इस घर से अपने सुकून का जनाजा लेने आया था। वो साफ मंजिल के मकीनों को तो पहले पहल यकीन ही ना आया, और जब यकीन आया तो उसकी खातर मदारत में दौड़े, और वो स्पाट सख्त और संजीदा तासुरात के साथ वस्त में कहीं खामोश खड़ा रहा। उसे उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, उनकी मुस्कुराहटें, उन पर इखलाक रवैया, उनकी खातर मदारत कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अंदर से एकदम से खाली हो गया। दुख, गम, खौफ, घबराहट, वहशत जैसे एहसासात मुर्दा हो गए। वो जिंदा लाश और भटकती रूह हो गया। मुंजमिद साकत मुजस्मा हो गया। और साफ मंजिल के मकीनों को असल झटका तो तब लगा जब उन्हें इल्म हुआ कि उस बच्चे के लिए आया था। तारिक साहिब की हवाइयां उड़ गई। बौखलाकर फारिस को देखा। अपने मुस्तकबिल की फिक्र लग गई, उन पैसों की जो उन्हें माहाना बुनियादों पर मिलते थे। मुमकिन है सिर्फ मिलने आया हो। खुद को तसल्ली दी, फौरन किसी खातून को अंदर भेजा। रूबी ने कुछ हैरत और बेयकीनी से बच्चे के चचा को कमरे की खिड़की से देखा था। ये क्या हुआ था? ये कैसे हुआ था? दरवाजा खोलकर समरीन अंदर आई। जल्दी कपड़े बदलो इसके। हाथ में बड़ी भाभी के बेटे के नए कपड़े थे। रूबी ने कपड़े ले लिए। बच्चा इस हालत में उसके सामने लाया जाता तो क्या मुंह दिखाते? इज्जत की परवाह थी, एकदम से बदल गए। उसने सोए हुए रायान के कपड़े बदले तो वो जाग गया। छोटे से बैग में फीडर, डायपर और जरूरत की चंद अशियां रखी जो समरीन उसे देकर गई थी। बच्चे के बाल सेट किए, उसे पूरी तरह से और अच्छे से तैयार किया ताकि उसके चचा को अदराक हो यहाँ सब उसका कितना ख्याल रखते थे। वो सुबह रायान की मम्मा कहकर गई थी कि कल तक वो रायान को ले जाएंगी। रूबी ने डरते डरते समरीन को बताया ये वो हुक्म था जो रायान की माँ उसे देकर गई थी। चचा से पहले माँ ने इरादा बना लिया था। पूरे 1 साल बाद दोनों ही उसे लेने आ गए थे। क्या दुआएं ऐसे भी कबूल होती हैं? रूबी को खुश होना चाहिए था, मगर वो खुश हो पा रही थी। उसे एकदम से बच्चे के चचा को देखने के बाद रायान की फिक्र होने लगी। फूफो भी अजीब हैं। समरीन बुरबुराती हुई बाहर निकल गई। रूबी उसके पीछे दरवाजे तक आई थी। समरीन मुस्कुराती हुई फारिस के पास गई। वो जो मर्दों के घेरे में बिल्कुल खामोश खड़ा था, ये रहा हमारा रायान। दिखावे को बच्चे के गाल को चूमा, फिर उसकी तरफ बढ़ाया। वो चंद लम्हों के लिए रुका, फिर उसने हाथ बढ़ाकर वो बच्चा ले लिया। उसका छोटा बैग भी ले लिया। मजीद कुछ भी कहे सुने बगैर वो बाहर निकल गया। पुप्पो कितना तमाशा करेंगे जब उन्हें पता चलेगा, समरीन ने अब के अपने वालिद से कहा था। अब हम उसकी वजह से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार सकते, बेगम साहिबा ने नखुवत से कहा। फिर अपने शोहर की तरफ मुड़ी। क्या कहकर गया है? कब तक छोड़कर जाएगा बच्चे को? मैं ये सवाल पूछता अच्छा लगता?
तारिक साहिब पहले से टेंशन में थे। चिढ़कर बोले, इरादा था अगले 2-3 माह के खर्चे से एक गाड़ी और ले लेंगे। स्टोर में सामान भी दिलवाना था। बेटी की शादी पर तो अच्छा खासा खर्चा हो गया था। उन्हें ज्यादा फिक्र हो रही थी बच्चा वापस आए। उनकी भी यही ख्वाहिश थी, वो भी यही चाहते थे। रूबी उन्हें देख रही थी, उन्हें सुन रही थी, फिर रुख बदलकर अंदर चली गई। अकबी कमरे की एक खिड़की से तंग गली के उस सिरे पर देखा, वहां जहां स्याह रंग की गाड़ी खड़ी थी, जिसकी हेडलाइट्स अंधेरे में दूर तक रोशनी किए हुए थी। रायान का हाथ अपने चचा के कंधे पर था, दूसरा हाथ बंद अपने सीने पर, जैसा कि वो रखा करता था। दरवाजा खुल गया। उसने पैसेंजर सीट पर उसे बिठा दिया। झुककर बेल्ट बांधी, देखे बगैर, महसूस किए बिना वो घूमकर अपनी सीट संभाल चुका था। दरवाजे लॉक्ड हुए। गाड़ी में 2 नफूस रह गए। एक पहले से अदम था, दूसरा अब हो रहा था। अपने अंदर किसी को मुर्दा कर देने की ख्वाहिश लिए उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जमूद पत्थर जैसा था, उसके अंदर लावे जैसी आग थी। इस आग में तलातुम सा बरपा हुआ। हॉल में दरार सी पड़ी। इस दरार ने रगो पै में एक मैशर सा बपा कर दिया। बहुत से पर्दे उठा दिए, बहुत सी बातें सुना दी, जब्त करके उसने अनदेखा कर दिया। दरार को, वजूद को, जख्मों को और जख्मों से उठती ठेसों को भी। गाड़ी में उसके साथ कोई नहीं है, उसने सोचा। इस सोच पर यकीन बढ़ाया। इस्लामाबाद पहुंचने तक उसे यही करना था। वो ड्राइविंग करते हुए गहरी सांस लेता, अपनी निगाहों को ज़हन, सोच और ख्यालात को भटकने नहीं दे रहा था। उसके पहलू में हमाद शेराजी नहीं था, उसका बेटा नहीं था। वो अकेला है, बिल्कुल अकेला। इस्लामाबाद पहुंचने तक अब उसे यही करना था, यही सोचना था। गाड़ी स्टार्ट हुई तो रायान शेराजी की सोई हुई सी मासूम आंखों में हैरत सी उभर आई। जाने पहचाने से चेहरे कहीं गुम हो गए थे। हरकत करती किसी शय में सवारी का पहला तजुर्बा था। उसका नन्हा सा दिल और शिद्दत से धड़कने लगा था। पहले पहल तो वो नहीं रोया, ऊपरी लब निचले लब में देकर काबू पाने की कोशिश की, मगर फिर वो डर गया, बहुत बुरी तरह से डर गया। बड़ी बड़ी सी मासूम आंखें भर आई। उसकी उम्र जितना जब्त बिल्कुल खत्म हो गया और उसने एकदम से रोना शुरू कर दिया। हम्माद शेराजी का बेटा। कलब के जवार भाटे से आग के शरर निकले और फारिस के वजूद पर फिसल गए। उसने तवील सांस लेते शीशा खोल दिया, बटन खोल दिया, अपना रुख शीशे की तरफ किया। उसके अंदर का शोर एकदम से भर गया। रोने की एक आवाज पहलू से थी और दूसरी आवाज माजी से आ रही थी। एक लख्ते के लिए उसका वजूद शोलों की लपेट में आ गया। वो एक लख्ता है। अंधेरा बनकर उसके दिलो दिमाग की मुस्बत रोशनियों को निगलकर वहशत और बेसुकूनी की दलदल में उतारा गया। एक लख्ते में सब बिगड़ गया, सब बदल गया। शट अप, जस्ट शट अप। स्टीयरिंग व्हील पर गिरफ्त जमाए वो पलटकर रायान शेराजी पर दहाड़ा। वो उसके इस तरह चीखने पर और ज्यादा रोने लगा। उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, एक ही हाथ से उस बैलेट को खींचना चाहा। फिर वो इस शिद्दत से रोया कि आसपास का हर शोर खत्म हो गया। ट्रैफिक की आवाज भी मादूम हो गई। सिर्फ रायान की आवाज थी जो रह गई। सिर्फ रायान का शोर था जो ठहर गया। दरार फट चुकी थी। हॉल चटक गया था। आग अंदर बाहर, हर तरफ आग जैसी कैफियत थी। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी गिरफ्त बढ़ गई। उसकी हालत पर किसी ने कहका लगाया। उसके दर्द पर कोई हंसते हुए उसकी गर्दन तक आ गया, जिसे मार देना चाहिए। उसे साथ ले जा रहे हो। माजी का हर जख्म हरा हुआ। रूह और आंखों में दर्द ने बसेरे कर लिए। हाल खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो गई। इश्तियाल में आकर उसने एक झटके से गाड़ी रोक दी। उसी सरायत से बाहर निकला, पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला, रायान को उठाए गाड़ी की दूसरी जानिब बुलंदो बाला दरख्तों और सब्जे के झुंड तक लाया। ट्रैफिक में बड़े बड़े ट्रक और ट्राले गुजरने लगे थे। उनका शोर भयानक था। उसने रायान शेराजी को वहीं छोड़ दिया, झटक दिया नफरत से, गुस्से से, बेइंतहा अजियत में आकर।
आग में सुलगते हुए उसने उस बच्चे को वहीं छोड़ दिया। रायान पहले खौफजदा था, अब के मतवहश सा बौखला कर रोते हुए जोर जोर से चीखने लगा। फारिस शेराजी ने गाड़ी की जानिब कदम बढ़ा लिए थे। रायान शेराजी पीछे रह गया था। मुझे सुनो जैसे कोई बारिश को सुनता है, ना तवज्जा से ना बेख्याली से। धीमे कदमों की खामोश आहट में अबर बरसाती इस रिमझिम के दरमियान और हवा में गिरते इस पानी के जैसे। हवा लहराए ऐसे कि वक्त गुजरता हो जैसे। ये दिन है अब के गुजरा चाहता है, वो रात है कि आया चाहती है। उस मोड़ पे मौजूद धुंध लगेगी रंगीनी में, उस मोड़ पे मौजूद वक्त की बेचैनी में। मुझे सुनो जैसे कोई बारिश को सुनता है, मुझे सुने बगैर सुनो मैं क्या कहता हूँ। खुली आंखों के साथ जीते जागते पांचों हिस्सों को तमाम बेदार रखते हुए अबर बरस रहा है, धीमे कदमों जैसे, अल्फाज की धीमी सरसराहट के जैसे। हवा, पानी और लफ्ज बिना कोई आवाज लिए। ये जो हम हैं और ये माहो सालों लम्हे, नारसा वक्त की गिरा बार उदासी लिए। मुझे सुनो जैसे कोई बारिश को सुनता है। और गर्मियों की वो छुट्टियां कभी नहीं आई थी, वो वादा कभी ऐफा नहीं हो सका था। वो खुशियों भरे पल, मासूमियत भरी मुस्कुराहटें, वो आंखों की रोशनी और जिंदगी का एहसास कभी लौट कर नहीं आया था। अपने आने वाले कल से कति बेखबर 14 साला फारिस वजदान पहली बार अपने हालात को नहीं देख रहा था, ना गमों को सह रहा था, ना जख्मों को झील रहा था। उसके अंदर सुकून की सी कैफियत थी, एक लंबे सफर के बाद कहीं पड़ाव जैसी कैफियत। यके बाद दीगरे 2 गाड़ियां शेराजी मेंशन के अहाते से बाहर निकली थी। दोनों का रास्ता मुख्तलिफ, मंजिल भी मुख्तलिफ थी। उसकी गाड़ी अपने सफर में गामजन हुई तो वो गर्दन मोड़कर बाहर देखने लगा। हॉस्टल तक का सफर 3 घंटों पर मुश्तमिल था। गाड़ी सरसब्ज दरख्तों से घिरी एक तवील शाहराह पर थी। बुलंदी से वो नीचे और कदरे दूर से नजर आती दूसरी सड़क को देख सकता था। ताहद्दे निगाह फैली हुई वादियां, सब्जा और बागात को देख सकता था। उसके हाथ में नोट पैड था, वो उस पर कुछ लिखने लगा था। चंद एक लफ्ज थे, वक्त था, महीनों की मुद्दत थी और तारीख थी। शेराजी हाउस में वापसी की तारीख। वो गर्मी की छुट्टियों में जरूर आने वाला था। उसने जन्नत के ख्वाबों में हकीकत का रंग भरने का फैसला कर लिया था। उसने पहाड़ियों तक और दरियाओं तक और हर एक घाटी और वादी तक जाने का तहैया कर लिया था। जिंदगी का वो एहसास खूबसूरत था। उसी खूबसूरत एहसास को जीते उसने सर उठाकर खिड़की से बाहर देखा था। दूर, बहुत दूर और कदरे निचाई में एक और सड़क थी और उसी सड़क पर उसे आगा अली की जीप दौड़ती हुई नजर आ रही थी। पहले पहल उसे वो मंजर एक धोखा, एक शराब जैसा लगा था, मगर उसने जो देखा वो हकीकत थी। उसके तासुरात यकायक बदल गए थे। आंखों में गैर मफहूम सा तासुर ठहर गया था। गाड़ी तो खराब थी और रिपेयरिंग के लिए वर्कशॉप में मौजूद थी, तो ये बेइख्तियार मुड़कर पीछे तक देखा। घने दरख्तों का सिलसिला शुरू हुआ तो गाड़ी ओझल हो गई। बुलंदी से डहलवान का रुख करती घने दरख्तों में छुपकर गुजरती हुई वो गाड़ी उसे उलझन में मुब्तला कर गई। वो आजम शेराजी के जेरे इस्तेमाल रहने वाली मखसूस गाड़ियों में पहले कभी सवार नहीं हुआ था, ना ही ऐसा कोई हुक्म मुलाजमों को कभी दिया गया था। उसे छोड़ने और ले जाने की जिम्मेदारियां सिर्फ आगा अली पर आयद थी। सिर्फ वही उसके शेड्यूल और मामला से बाखबर रहता था। उसके मुतालिक जो भी हुक्म मिलता उसे ही मिला करता था। मगर अब आगा अली नहीं था। 2 गार्ड थे और उनके अंदाज से वाज़िह था वो भी किसी सख्त हुक्म के ताबे थे। वो जरा सा मशकूक और कुछ मुस्तरिब होकर दोनों गार्ड्स को देखने लगा। एक गार्ड ड्राइवर कर रहा था तो दूसरा चौकन्ना होकर बैठा था। जाने क्या वजह थी कि उसके एहसासात अजीब होने लगे। छठी हिस्स ने खबर कर दी कुछ गलत होने को है। गहरी सांस लेकर हर तरह के मनफी ख्यालात को झटकते
वो नोट पैड पर झुक गया। मजीद चंद ही लफ्ज घसीटे थे जब फायरिंग की आवाज के साथ गाड़ी एक झटके से बेकाबू हुई थी। शीशे धमाके से टूटकर बिखरे थे। उसके हाथ से कलम छूटा था, नोट पैड भी, पानी की बोतल भी। गोली ड्राइवर का सीना चीर गई थी। एक जबरदस्त झटके से वो अगली नशिस्त से पीछे की तरफ और फिर दरवाजे से टकराया था। इस शिद्दत के शीशे के टुकड़े पुश्त और सीने पर घुसे चले गए। चोट सर के पिछले हिस्से पर लगी। गाड़ी घूमती हुई दरख्तों से टकराकर कहीं खाई में उलट गई। उसकी आंखें खुली थी मगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही समात का काम कर रही थी। वो सीट बेल्ट में फंसा हुआ था। उसके हाथ बेचैनी से लटक रहे थे। पेशानी से फूटती खून की धार कतरा कतरा गिरने लगी, शीशे के टुकड़ों को रंगने लगी। उसने आंखें खोलकर देखने की कोशिश की थी। गाड़ी का अगला हिस्सा धमाके से आग की लपेट में आया था। धुआं भर गया, धुआं फैल गया। अंदर और बाहर एक जैसी कैफियत हुई। बामुश्किल सांस लेते उसने पलकें झपकी। फायरिंग की आवाज फिर से गूंजी। दूसरा गार्ड भी मारा गया। उसने किसी कदर कोशिश से अपने हाथ को जुम्बश दी। बामुश्किल खींचकर बैलेट तक लाया। खुलती बंद होती आंखें इन कदमों को देख सकती थी जो उसकी खिड़की के पास आ रुके थे। सड़क पर तेजी से फराटे भरती आगा अली की जीप आंखों में लहराई। जहन में कोई ख्याल दर्द बनकर उभरा। तलख हकीकत ने उसे गर्दन से पकड़ लिया। आंख किनारे आंसू खून में शामिल हुआ। सफ़े पर गिरा, तारीख पर सब्त हुआ। मुलाजमों के बच्चे इन गाड़ियों में सफर कर सकते हैं? जी, साहिब ने इजाजत दी है। शौक से गुजरते, कुर्ब और अजियत का अदरा करते, बामुश्किल सांस लेते, हिम्मत पैदा करके बैलेट को खोलना चाहा, पूरी कुव्वत से, पूरी शिद्दत से, मगर उंगलियों में ताकत ना रही। आहनी दरवाजा एक झटके से खींचा गया था। गालिबन खोलने की कोशिश की जा रही थी। गाड़ी में धुआं भरता जा रहा था। शोले तेज हो रहे थे। हर हाल में लड़का चाहिए और जिंदा चाहिए। जाने किसने चिंगार कर कहा था। दरवाजा खींचने में शिद्दत आ गई थी। गाड़ी के बाकी मांदा शीशों को भारी बूट से तोड़ा गया। उसने बंद होती आंखें खोलकर देखना चाहा। उससे अगली नशिस्त पर 2 लाशें थी और तीसरी लाश वो हो रहा था। सीट बेल्ट खोल दिया गया। 2 मजबूत हाथों ने उसे पकड़कर खींचा। शीशे की रगड़ से पुश्त छल गई। दर्द की लहर दाहिने बाजू से और कंधों से उठती हुई उसे पसलियों तक महसूस हुई। वो बेजान होता एकदम से चीखा था और अगले ही पल वो गाड़ी से बाहर था। उसे खींचते हुए शोलों की जद में आती उस गाड़ी से दूर कर दिया गया। उसने धुंधली निगाहों से आग की लपेट में आती इस गाड़ी को देखा। आवाज धमाके की थी। उसका वजूद अंदर तक लर्ज उठा था। वो आखिरी मंजिल, वो आग, वो शोलों का मंजर, मौत का मंजर। मैं गर्मियों की छुट्टियों में जरूर आऊंगा। सब्जा, हरियाली और बाग और दूर तक फैला हुआ सब्जा आन की आन में राख हुआ। रोशनियां गुल हुई, दरख्त मुरझा गए। वादा, आसमान तारीख और एकदम से सया हो गया। पक्का वादा। वो किसी जन्नत से कह रहा था। उसकी सोच, ख्यालात, दर्द का एहसास, खौफ का अदराक सब जा हुआ। आंखें बंद हो गई। तारीकी ने जैसे उसे मुकम्मल तौर पर निगल लिया था। मुझे सुनो, जैसे कोई बारिश को सुनता है। गीले तार कोल के ऊपर चमकदार बरसता अबर धुआं सा उठाए और गायब हो जाए। रात उतर कर मुझे दिखाना शुरू कर जाए। तुम ही तुम हो और तुम्हारा धमकता जिस्म। तुम ही तुम हो और रात जैसा तुम्हारा चेहरा। तुम ही तुम हो और ये सबर आजमा गर्द चमक। गली पार करके मरे दिलो दिमाग में बस गई। कदमों के निशान मेरी आंखों के रूबरू हैं। मुझे सुनो, जैसे कोई बारिश को सुनता है। जमीला दाऊद का अमेरिका में ये दूसरा हफ्ता था और इस दौरान एक बार भी उनका राब्ता फारिस वजदान से नहीं हो सका था। वो कई बार शिराजी मेंशन में कॉल कर चुकी थी। हर बार मुलाजिम फारिस का नाम सुनते ही उनसे माजरत कर लेते थे। आजम शिराजी का हुक्म था, वो अपने मालिक की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते थे। उन्होंने आजम शिराजी को बारहा फोन किया था, उनकी मिन्नत की थी वो सिर्फ फोन पर राब्ता करवा देंगे, मगर उन्होंने इनकार कर दिया था।
पहले ही तुमने उस लड़के को सर पर चढ़ाकर अच्छा खासा बिगाड़ दिया है। अब जबकि वो बोर्डिंग स्कूल में सेट हो चुका है तो मैं मजीद कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मैनहट्टन बीच पर अपने आलीशान घर की दीवार गेट खिड़कियों के सामने बेकरारी से टहल रही थी। झटके से रुक गई। आपने अपने फारिस को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया है? दिमाग सदमे से माफ हुआ था। उन्हें वो तमाम वादे याद आ गए जो उसने फारिस से किए थे। वो खुशियों भरे लम्हे, उम्मीद भरी बातें, वो मोहब्बत, यकीन और एतमाद की बातें, वो मोहब्बत, यकीन और एतबार की सातें, वो सब जैसे शीशे का महल था, झमाके से टूटकर उन्हें लहू लहान कर गया। बाबा, ये आपने किया है? वो तकरीबन रो देने वाली हो गई। आप नहीं जानते, मैं जानती हूँ उसे। बहुत हसास है वो। नए माहौल में इस तरह से एडजस्ट नहीं कर पाएगा। आप प्लीज उसे वापस बुला लें। जमीला, उनकी काटदार आवाज ने उनका नाम लिया था। निचला लब काटते आंखों में नमी लिए वो चुप हुई। मुझे उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें वहां मैंने इसलिए भेजा है ताकि तुम अपने शोहर और बेटे पर फोकस कर सको। फारिस मेरी जिम्मेदारी है, यू स्टे आउट ऑफ इट। आपको उस पर तरस नहीं आता? उनका लहजा भीगा हुआ था। पेशानी पर हाथ रखे वो बेबसी की इंतहा पर थी। वो आपका खून है। आपकी इस तरह उसे रद्द कर देने से उसकी ये हकीकत तो कभी नहीं बदल सकती। हाँ, ये हकीकत के वो इस बदनाम जमाना लड़की का बेटा है, कभी नहीं बदल सकती। उन्होंने जिब्रे भींच कर कहा, वो हारून का बेटा है बाबा। हारून की गलती है, हारून का गुनाह है वो। इस कदर इश्तियाल में आकर बात की कि वो अपनी जगह रुक गई। मैं इस निकाह को मानता हूँ, ना ही उसके रिश्ते को तस्लीम करता हूँ। वो लड़का अभी तक जिंदा है तो सिर्फ इसलिए कि मैं हारून को इन मामलात से दूर रखने के लिए ऐसा करना चाह रहा हूँ। मुझे मजबूर मत करो जमीला कि मैं कोई इंतहाई कदम उठाऊं जिस पर तुम्हें पछताना पड़े। सख्त लहजे में उन्होंने मुतनिब्बा किया था। उसकी माँ की जो औकात है मैं उसे भी उसी में रखूंगा। आप आरजू का गुस्सा फारिस पर क्यों निकाल रहे हैं? मैं किसी का गुस्सा किसी पर नहीं निकाल रहा। जो होना चाहिए वही कर रहा हूँ। वो लड़का हमारे खानदान का हिस्सा कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं। उनकी भारी रौबदार आवाज उनके हतमी फैसले की गम्मास थी। उन्होंने गुस्से में काल काट दी। जमीला हाथों में फोन लिए बैठी रह गई थी। हलक में आंसुओं का फंदा अटक गया था। उस रात वो बावजूद कोशिश के सो नहीं सकी थी। रह रह कर फारिस का ख्याल आता रहा। गुज़श्ता 6 साल सानियों में सिमट कर जहन में घूमते रहे। उन्हें अपनी बेबसी पर गुस्सा आया, इन हालात पर, ऐसे रिश्तों पर। उनकी सोच पर गुस्सा आता रहा, रोना आता रहा। वो इतनी मजबूर क्यों थी? उनके बस में कुछ क्यों नहीं आता था? उठकर घर में टहलती रही। तुम जाग रही हो अभी तक? हारून की आंख खुली तो उन्हें खिड़की के सामने देखकर पूछे बिना ना रह सका। वो मुड़कर उसे देखने लगी। वो उसकी सगी माँ नहीं थी, फिर भी उसके लिए बेचैन हो रही थी और वो उसका सगा बाप होकर सुकून की नींद सो रहा था। कुछ नहीं, ऐसे ही नींद नहीं आ रही। पलकें झपकाकर आंसुओं का असर जायल करती वो रुख बदल गई थी। बात करने का कोई फायदा ना था। दोनों बाप बेटों के पास अपने अपने मौक़िफ़ की ठोस दलीलें थी और वो चाहकर भी इन दलीलों को रद्द नहीं कर पाती थी। क्या तुम जानते हो, बाबा ने फारिस का एडमिशन बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया है। अगले दिन जैसे ही हमाद स्कूल के लिए रवाना हुआ, उन्होंने नाश्ते की टेबल पर हारून से कहा। कप पर उसकी गिरफ्त बस एक लम्हे के लिए मजबूत हुई थी। तासुरात भी एक लम्हे के लिए बदले थे। नजरों का इर्तकाज भी उसी मुद्दत के लिए भटका था। चंद लम्हों का खेल, चंद सानियों का किस्सा था और हारून शिराजी ने गुज़श्ता 7 सालों की तरह अब भी खुद को सख्त पत्थर कर लिया था। बाबा जैसा मुनासिब समझे कर सकते हैं। उसने दूसरे हाथ से अखबार खोलकर फैला लिया। वो नेवी ब्लू 3 पीस सूट में मलबूस था। जल से बाल पीछे की तरफ जमे हुए थे। तराशीदा दाढ़ी चेहरे की जाज़बियत में इजाफे का बाइस बन रही थी। तासुरात संजीदगी में ढल गए थे। वो फारिस को जान से मार दें तो क्या आप तब भी यही कहेंगे? जमीला, डाइनिंग हॉल में हारून शिराजी की आवाज सख्त होकर गूंजी थी। आंखों का तासुर पथरीला हो गया था। क्या मैं गलत कह रही हूँ? आपको गुस्सा आ गया है? जो कुछ वो सह रहा है आप उसे जिंदगी कहते हैं?
हारून ने मुट्ठियां सख्ती से भींच ली थी, कप मेज पर पटक दिया था। बाबा उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। चीजों की कमी नहीं है, इंसानों की तो है, रिश्तों की तो है। उसके पास आप नहीं है, मैं नहीं हूँ, उसकी माँ नहीं है। आरजू से शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। क्या इस बात का एहसास दिलाना चाहती हो तुम? वो भड़क उठा। आप गलत क्यों सोच रहे हैं? बिल्कुल ठीक सोच रहा हूँ मैं। उसकी आंखों की सुर्खी भर गई थी। मैं आपसे आपके बेटे की बात कर रही हूँ हारून। वो अपनी जगह रुक गया। चंद सानियों के लिए एक सकूत सा तारी रहा, जैसे कुछ कहने को बाकी ना रहा हो। लड़ने को कोई दलील, वजाहत के लिए कोई लफ्ज, बरात के लिए कोई हुज्जत ना रही हो। बाबा ने कहा है मैं उसे भूल जाऊं। वो कुर्सी धकेल कर उठ गया था और मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? तुम बार बार Why do you have to forget your own child? वो रोते हुए उस पर चीख पड़ी। हारून मुंजमिद सा अपनी जगह रुक गया, मुड़कर उसे देखा। क्यों जरूरी है आपके लिए उसे डिसओन करना? इस खौफ से कि कहीं बाबा आपको अपनी तमाम जायदाद से आग ना कर दें। उनकी आवाज रंधी हुई थी। आपको लगता है बाबा वाकई में ऐसा कर सकते हैं? एक बार बात तो करें अपने बच्चे के लिए, कोई स्टैंड तो लें। मैं वादा करती हूँ आपका पूरा साथ दूंगी। वो उठकर उसके पास आई, नरमी से उसके बाजू पर हाथ रखा। काजल से लबरेज आंखों में हुजन ठहरा था। हम उसे यहाँ ले आएंगे, वो हमारे साथ रहेगा। बाबा क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। उसने जमीला का हाथ अपने बाजू पर से हटा दिया। कुछ देर उनका हाथ अपने हाथ में लिए खड़ा रहा। ये पहले मेरा और फारिस का मामला था या बाबा का और फारिस का मामला है? तुम भूल रही हो, मगर मुझे याद है वो वादा जो मैंने बाबा से किया था। जमीला ने सदमे से उसे देखते, नफी में सर हिलाते अपना हाथ छुड़ा लिया था। जमीला, उसने उल्टे कदम पीछे होते हुए हाथ उठाकर उन्हें मजीद कुछ भी कहने से रोक दिया था। मैं भी किस में एहसास जगाने की कोशिश कर रही हूँ। नम आंखों के साथ कुछ अजियत से हंस पड़ी। आपने तो खुद अपने बच्चे को डिसओन किया है। आपने तो उसकी एक मुलाजिम की हैसियत को सबसे पहले कबूल किया है। और मैं आपसे बात कर रही हूँ। तासुफ और दुख से सर हिलाती वो डाइनिंग हॉल छोड़कर चली गई। हारून शेराजी अपनी जगह खड़ा रह गया था। पाकिस्तान में राब्ते की हर कोशिश तकरीबन नाकाम रही थी। शेराजी मेंशन से तो आजम शेराजी ने उनका राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता करवा दिया था। फारिस से मुतल्लक कोई भी बात या खबर उन तक नहीं पहुंच सकती थी। वो पाकिस्तान में कैसा था, किस हाल में था, अपने हॉस्टल में एडजस्ट हो पाया था या नहीं, फिक्र और परवाह की लेप पर उठते किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिल सकता था। उन्हें अपनी जिंदगी एकदम से बहुत अधूरी सी लगने लगी। रहम भरा दिल एक माँ का दिल था, तरफ भी वैसे ही रखता था। बच्चे की जुदाई में बेकरारी उनके अंग अंग से झलकती थी। हालात को बदला नहीं जा सकता था, ना ही जिंदगी को रोका जा सकता था। उन्हें अपनी जात से जुड़े दूसरे रिश्तों का भी ख्याल रखना था, अपना भी ख्याल रखना था। इस गम और परेशानी से निकालने के लिए उन्होंने खुद को जिंदगी में मसरूफ रखने की सही की। अपना स्टूडियो तरतीब दिया, अपने तखय्युल की धार पर बिखरे रंगों को चुना और अपने पहले सोलो एग्जीबिशन की तैयारी शुरू कर दी। वो अपने जहन को भटकाना चाहती थी, तमाम तर फिक्र और अंदेशों को सुलाना चाहती थी। फारिस पाकिस्तान में अकेला है, इस ख्याल से जो तकलीफ पहुंचती थी उस तकलीफ को दबाना चाहती थी। वो एक लैंडस्केप आर्टिस्ट थी, रंगों से कुदरती मनाजर तख्लीक करती थी, कुदरती मनाजर में जिंदगी का रंग दिखाती थी। सब्जा बहार, ऊंचे लंबे पहाड़, वादियां, पूरी रात का खूबसूरत चांद और फूलों के दिल फरेब नजारे उन्हें रंग भले लगते थे। मगर अब तो जैसे उनकी हर पेंटिंग गहरे भूरे, स्याह और मुबहम रंगों का इम्तजाज हो गई थी। तवज्जो का मरकज अब हमाद था। वो उन्हें अपनी तरफ से पूरा वक्त देती थी, उसकी हर बात सुनती थी, उसका हर लिहाज से ख्याल रखती थी। मगर फिर भी हमाद को लगता था मम्मी कहीं खो गई हैं, उसे सुन नहीं रही, उसे देख नहीं रही। शॉपिंग के लिए जाती तो बेदहानी में कुछ ना कुछ फारिस के लिए भी देखने लग जाती। मार्कर्स, डायरीज,
چھوٹے سائز کی آرائشی کاریں جو وہ اکثر اپنی رائٹنگ ٹیبل پر سجائے رکھتا تھا، کتابیں، رجسٹرز، ریموٹ کنٹرول کا زر، انہیں جہاں بھی جو چیز بھی پسند آتی وہ اس کے لیے لے لیتی۔ گھر آ کر وہ کتنی ہی دیر تک ان چیزوں کو ہاتھوں میں لیے بیٹھی رہتی۔ وہ بڑا ہو جائے گا اور یہ چیزیں اس کے لیے چھوٹی ہو جائیں گی، غیر اہم، غیر ضروری اور اس کی پسند کے ہر دائرے سے باہر نکل جائیں گی۔ انہیں افسوس ہوتا، گزرے وقت سے خوف آتا، کبھی کبھی خریدتے وقت جو ایکسائٹمنٹ ہوتی وہ گھر آ کر غم میں بدل جاتی۔ وہ چیزیں ان کے ہاتھوں سے پھر آغوش میں ہوتی، سینے سے لگ جاتی، جیسے وہ فارس کو خود میں سمیٹا کرتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ یاد آتی، اس کی آنکھوں کا رنگ یاد آتا، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا اپنی ہتھیلیوں پر ٹھہرنا یاد آتا۔ وہ وقت، لمحے اور خوبصورت یادیں ماضی ہو کر انہیں زیادہ تکلیف پہنچانے لگی تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی فرحت کے موقع پر، جہاں ہجوم برپا ہو، کسی تقریب کے دوران اچانک لب ٹھہر جائیں، زباں خاموش ہو جائیں، وہاں سے پھر دبے پاؤں اچانک لوٹ آنا ہو، کھلی آنکھوں سے بستر پر محض لیٹے ہی رہنا ہو، دل ناداں ایسے ہو کہ جیسے درد جاگا ہے جو سینے سے اٹھے اور دل کے اندر تک چلا جائے، مسرت کہکے اور آرزویں یوں مچلتی ہوں، کسی دھوئیں کی مانند آسمانوں میں بکھرتی ہوں، اسی ساتھ میں دانستہ مسلسل رونے لگ جاؤ۔ تمہیں معلوم ہی ہوگا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ مہینے کے آخر میں وہ حماد کے ساتھ مال گئی تھی، اس کے دوست کی پارٹی تھی اور وہ اپنے لیے نئے کپڑے خریدنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے لیے سفید رنگ کی ایک ہوڈی پسند کی جو انہیں بھی بہت اچھی لگی۔ انہوں نے باقاعدہ شاپ اسسٹنٹ سے اس کے سائز کا پوچھا۔ 12 سال کے لڑکے کے لیے انہوں نے قریب کھڑے ایک لڑکے کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے ذرا چھوٹا، شاپ اسسٹنٹ کسی اور رنگ میں وہی شرٹ ان کے لیے خاص طور پر مطلوبہ سائز میں نکال لایا اور تمام عرصے میں خاموشی سے اپنی بے خبر ماں کو دیکھتے 15 سالہ حماد نے وہ ہوڈی کاؤنٹر پر پٹخ دی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے کہہ کر غصے سے نکل گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں عجلت میں قدم اٹھاتی تیزی سے اس کے پیچھے آئی۔ کیا ہو گیا ہے حامی؟ بیچ راستے میں اسے روک کر کچھ فکر مندی سے پوچھا۔ آپ کیوں اس سرونٹ بوائے کے لیے میرے جیسی چیزیں لیتی ہیں؟ جمیلہ داؤد آنکھوں میں شوق لیے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جب بھی آپ کے ساتھ شاپنگ کے لیے آتا ہوں آپ یہی کرتی ہیں، آپ میرے لیے کچھ لیتی ہیں تو سیم وہی چیز اس کے لیے بھی لیتی ہیں، آپ کیوں کرتی ہیں ایسا؟ وہ ساکت و سامت حماد کو دیکھ کر رہ گئی۔ حماد یہ کیا سوچ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ انہوں نے کبھی بھی حماد کی کوئی چیز فارس کو نہیں دی تھی، استعمال شدہ بھی نہیں۔ انہوں نے کبھی بھی حماد کے سامنے کھل کر فارس کا ذکر نہیں کیا تھا، وہ گھر میں اس کا نام بھی نہیں لیتی تھی، لیکن حماد جانتا تھا فارس ان کے لیے کتنا اہم تھا۔ شیرازی مینشن میں وہ ان کی توجہ، اہتمام اور محبت دیکھ چکا تھا۔ وہ تب بھی غصے میں آ جاتا تھا، اب بھی آ گیا تھا۔ جس طرح وہ اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتا تھا، اس طرح رشتوں میں شیئرنگ بھی اسے پسند نہیں تھی۔ دادا اس کا تھا، باپ بھی صرف اس کا تھا، ماں بھی صرف اس کی ہونی چاہیے۔ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کب کس طرح وہ بے ضرر سا بچہ حماد کے حواسوں پر سوار ہونے لگا۔ وہ تو ہمیشہ محتاط ہو کر رہتی تھی، اپنی ذمہ داریوں میں انہوں نے کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ حماد کے پاس سب کچھ تھا، اسے محبتوں کی، رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے باوجود اس کا یہ رد عمل اسے حیران کر رہا تھا۔ الگ سے لیتی ہوں بیٹا، تمہارا حصہ تو نہیں دیتی کسی کو؟ صدمے سے نکل کر پیار سے سمجھانا چاہا۔ پر کیوں؟ آپ میری ماں ہیں، آپ اس لڑکے کے لیے آپ اس طرح کیوں کرتی ہیں؟ مجھے اس طرح کچھ بھی شیئر کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اوکے فائن، میں نہیں خرید رہی، واپس چلاؤ اور اپنی ہوڈی اٹھاؤ۔ اسے کندھوں سے تھام کر مسکراتے اس کا موڈ بحال کرنا چاہا۔ بگڑے تیوروں کے ساتھ اس نے ہوڈی تو خرید لی مگر واپسی پر بھی اپنا موڈ خراب رکھا۔ جمیلہ داؤد کے لیے اس کا رد عمل سمجھ سے باہر رہا۔ وہ اس کے رویے اور اشتعال کو سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی تھی۔ انہوں نے ہارون شیرازی سے ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا مگر اعظم شیرازی سے وہ اب بھی فارس کے معاملے میں الجھ پڑتی تھی۔
کسی خوف یا دباؤ میں آئے بغیر وہ اب بھی انہیں احساس دلاتی تھی کہ اس دن بھی انہوں نے یہی کیا تھا۔ وہ سٹڈی روم میں تھے جب وہ اندر داخل ہوتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر فارس کو اپنے اور ان کے درمیان لے آئی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس کے لیے سٹینڈ لینے کی کوشش کر رہی ہو؟ پتھر دل موم نہیں ہوتا تھا، مگر وہ ان پر حیران ہوتے تھے، صحیح حیران ہوتے تھے۔ بھلا جو ستیلی ہوں وہ سگوں جیسا برتاؤ کیسے کر سکتی ہے؟ میں تمہیں بہت ذہین سمجھتا تھا، مگر غلط تھا۔ بے حسی ذہانت ہوتی ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد کی خاطر بے حس ہی اچھی لگتی ہے۔ انہوں نے اعظم شیرازی کو تعصب سے دیکھا۔ جس بچے کی تمہیں اتنی فکر ہو رہی ہے، ذرا سوچا ہے کل وہ حماد کے لیے تمہارے لیے کتنے پرابلم کھڑے کر سکتا ہے؟ اور یہ جو ظلم ہم سب مل کر اس پر کر رہے ہیں، آپ کا خیال ہے یہ ظلم ہماری زندگیوں میں آسانیاں لائے گا؟ اعظم شیرازی نے لب بھینچ کر اپنی بہو کو دیکھا۔ تمہیں سمجھانا ناممکن ہے، انہوں نے تسلیم کیا۔ آپ اس پر بہت ظلم کر رہے ہیں۔ اعظم شیرازی نے رخ موڑ کر انہیں دیکھا، کتاب رکھ کر ان کے پاس آ گئے۔ تمہیں لگتا ہے میں اس پر ظلم کر رہا ہوں؟ سوالیہ آبرو اٹھائے، کچھ سنجیدگی مگر تحیر سے بولے۔ وہ خاموش رہی۔ میں اسے ایڈاپشن کسی کو گود لینے کے لیے دے سکتا تھا، کسی بھی ملک میں اسے بھیج دیتا، کسی ایسی جگہ جو پاکستان سے بہت دور ہوتی۔ ان کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھی اور لہجہ برفیلا ہو رہا تھا۔ یا پھر میں اسے کسی حادثے کا شکار کر دیتا، اتنی پلاننگ کے ساتھ کہ کسی کو شک بھی نہ ہوتا کہ کیا ہوا ہے۔ ایک 5-6 سال کا بچہ سوئمنگ پول میں ڈوب کر مر گیا، اسے سوئمنگ نہیں آتی تھی، اس لیے انہوں نے بے رحمی سے اپنا جملہ مکمل کیا، رک کر اپنے ہاتھ اٹھائے، ذرا سا مسکرائے بھی۔ جمیلہ کا حلق خشک تھا، آنکھیں تر ہو گئی۔ وہ دوپٹے کو سختی سے بھینچے ان کی آنکھوں میں کچھ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اعظم شیرازی اتنی سختی اور پردت کے ساتھ اپنے پوتے کی بات کر رہے تھے، وہ پوتا جس کی ماں خاندانی نہیں تھی، وہ نکاح جس میں وہ شامل نہیں تھے، وہ رشتہ جو ان کے معیار کا نہیں تھا۔ لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یو اسٹل تھنک کہ میں اعظم شیرازی اس پر ظلم کر رہا ہوں؟ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے، وہ ایسے ہی تھے، ہر بات واضح کر دیتے تھے، کہہ رہے تھے تو ایسا کر بھی سکتے تھے۔ ان کا ایک ایک لفظ ان کے سخت ارادوں کی طرح ان کی شخصیت کے ہر پہلو کو ان پر عیاں کر رہا تھا۔ حماد کے علاوہ تم کسی اور کے لیے فکر کرتی ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے بہت نرمی اور پیار سے ان کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ ہماری فیملی مکمل ہے جمیلہ، تم اسے ادھورا کرنے پر کیوں تلی ہوئی ہو؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے سر جھکائے رہی، بازو تھپ تھپا کر وہ آرام چیئر پر براجمان ہو گئے۔ ابھی تو آپ اسے ایک تھریٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں بابا، لیکن آنکھوں میں نمی لیے دانستہ رک گئی۔ انہوں نے یوں ہی سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ لیکن جب کبھی آپ کا دل اس کے لیے نرم پڑا تو آپ پر آپ کے رویے اور ان فیصلوں کا پچھتاوا کتنا بھاری پڑ جائے گا۔ وہ فائل کھولتے ہوئے مسکرا دیے۔ میں اپنے فیصلوں پر کبھی نہیں پچھتاتا، اچھی طرح سے جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں اور کس لیے کر رہا ہوں۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چند لمحوں تک انہیں دیکھتی رہی، پھر بوجھل دل کے ساتھ جانے کے لیے مڑ گئی۔ ہاں، وہ کیوں پچھتائیں گے؟ جب اسے اپنا خون تسلیم ہی نہیں کیا تو یہ احساسات کیوں کر پیدا ہو سکتے تھے؟ رحم کیسے جاگ سکتا تھا؟ محبت کیسے ہو سکتی تھی؟ کیا میں چاہوں گا اس گھٹیا عورت کی نشانی میرے بیٹے کی زندگی میں موجود رہے؟ فارس کی پہچان ان کے نزدیک صرف اور صرف اس کی ماں تھی۔ وہ آرزو جہانگیر کا خون، آرزو جہانگیر کا بیٹا تھا۔ اس دن کے بعد سے انہوں نے دوبارہ کبھی اعظم شیرازی سے فارس سے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی۔ اعظم شیرازی امریکہ آتے تو 2-3 ماہ گزار کر ہی جاتے۔ فیملی گیدرنگ، آؤٹنگز، کچھ آفیشلز کے ساتھ ڈنر، کچھ تقاریب میں شرکت کرتے، میٹنگز اٹینڈ کرتے اور چلے جاتے۔ حماد شیرازی میں ان کی جان اٹکی تھی، وہ خاص طور پر اس کے لیے آتے تھے۔ شیرازی انٹرپرائزز کا ہیڈ کوارٹر پاکستان میں تھا۔ وہ زیادہ تر پاکستان میں ہی رہنا پسند کرتے تھے، مگر جب بھی آتے ان کی ایک مخصوص سی روٹین ہمیشہ انہیں الجھا دیتی۔ وہ ویکینڈ پر خصوصاً پاکستان کا کال کرتے، ہر ایک رپورٹ لیتے، مختصر اور جامع بریفنگ
مگر آغا علی سے ہمیشہ ان کی تفصیلی بات ہوتی۔ وہ فون کان سے لگائے خاموشی سے سنتے جاتے اور آخر میں چند ایک حکم ہوتے اور کچھ ضروری باتیں۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی فارس کی تمام تر ذمہ داریاں انہوں نے آغا علی کو سونپی تھی، اور یہ طویل کالز بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ انہیں ہرگز علم نہیں تھا کہ وہ فارس کے معاملات اس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس پر ایسے اور اس طرح نظر رکھتے ہیں۔ کیا ایک 13 سال کے لڑکے سے انہیں واقعی میں کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے؟ وہ سوچتی اور حیران ہوتی۔ یہ ان کا رویہ ہی تو تھا جو فارس کو شیرازی خاندان سے متنفر کر رہا تھا۔ نفرت کی جڑ ان کی وجہ سے مضبوط ہو رہی تھی۔ عناد کی یہ دیوار انہی کی وجہ سے قائم ہو رہی تھی، اور انہیں یہ لگتا تھا کہ خطرہ فارس کی طرف سے ہوگا۔ پہلے تو وہ خود کر رہے تھے، اس معصوم دل میں عداوت کو خود اپنے رویے اور فیصلوں سے پروان چڑھا رہے تھے۔ انہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آئی تھی؟ کسی کو آپ نفرت دیں تو بدلے میں وہ مین ہٹن بیچ پر ٹہل رہے تھے جب حماد کے ان سے قدرے دور ہونے پر جمیلہ داؤد نے کہا۔ انہوں نے گردن موڑ کر اپنی بہو کو دیکھا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے مجھے اس 3rd کلاس عورت کے بیٹے سے کوئی محبت چاہیے؟ ان کا لہجہ ایک دم سے استہزائیہ ہوا تھا۔ اب بہت غلط کر رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کہہ گئی، سر جھکا کر، نظریں گرا کر۔ یہ تو وقت ثابت کرے گا میں کتنا صحیح اور کتنا غلط ہوں۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ دھوپ میں بالکل سامنے دیکھنے لگے۔ ایک دن تم بھی تسلیم کرو گی کہ میرا ہر فیصلہ درست تھا۔ آہستگی سے قدم اٹھاتے آگے بڑھ گئے، اور جمیلہ داؤد ہمیشہ کی طرح اپنے ہی خول، اپنے ہی دائرے میں اپنے ہی فکروں سمیٹتی کھڑی رہ گئی تھی۔ مسز دورانی نے شیرازی ہاؤس میں منعقد ہونے والی اس دعوت میں اعظم شیرازی کا بھرپور جائزہ لیا تھا۔ ان کا سینہ چوڑا تھا، کمر بالکل سیدھی، پیٹ اندر کو تھا، روبدار اور گریسفل شخصیت تھی، بے تحاشا بھورے اور سفید بال جن میں کہیں کہیں سیاہی بھی جھلکتی تھی۔ سیاہ اور سفید کا یہ امتزاج ان کی شخصیت کی جاذبیت میں اضافے کا باعث بنتا تھا۔ وہ خود کو بہت فٹ رکھتے تھے، اپنی خوراک اور صحت کا بہت خیال رکھتے تھے۔ انہیں دیکھ کر آج بھی کئی خواتین کے دل دھڑک اٹھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ آج بھی اگر وہ ان کے رشتے کی بات کریں گی تو انہیں بہترین سے بہترین رشتہ مل سکتا ہے۔ کھانے کی میز پر انہوں نے ایسے ہی ذکر چھیڑا تو وہ ہنس پڑے۔ جمیلہ انہیں دیکھ کر رہ گئی، گو کہ ان سے ناراض تھی اور بہت کم بات کرتی تھی، مگر مسز دورانی کی بات پر جس طرح وہ ہنسے وہ انہیں نظر انداز نہیں کر سکی۔ وہ انہیں اپنی شخصیت سے کچھ مختلف سے لگے۔ وہ بہت کم ہی ہنسا کرتے تھے۔ زیادہ تر ان کے تاثرات صرف حماد کی موجودگی ہی خوشگوار ہوا کرتے تھے۔ کیا میں آپ سے کوئی غلط بات کہہ رہی ہوں جو آپ اس طرح ہنس رہے ہیں؟ بھائی آپ کو کوئی خاتون انکار نہیں کرے گی، لکھوا لے مجھ سے۔ اس اسٹیٹس اور جائیداد کے ہوتے ہوئے واقعی میں کوئی خاتون انکار نہیں کرے گی۔ ہارون ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا تھا۔ چمچ ہاتھ میں لیے اس نے ذرا سی نظر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ کوئی ایسی خاتون آپ کو مل جائے جسے آپ یہ بتائیں کہ میں خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہ پھر بھی میرے ساتھ رہنے پر آمادہ ہو جائے، اس لیے کہ میں اپنے اصولوں کا پابند اور اپنی بات پر قائم رہنے والا انسان ہوں، تو پھر کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ معمول کے برعکس وہ کچھ خوشگوار موڈ میں لگ رہے تھے۔ تو آپ یہ کہیے نا کہ آپ شادی ہی نہیں کرنا چاہتے۔ مسز دورانی برا مان گئی۔ سب ہی ہنس پڑے ماں سوائے ہارون شیرازی کے۔ اعظم شیرازی مبہم سا مسکراتے اپنی پلیٹ پر جھک گئے۔ جمیلہ نے بھی نظر ہٹا لی کہ جانتی تھی اشارہ کس طرف تھا۔ وہ ابھی تک ہارون شیرازی کی اس غلطی کو معاف نہیں کر پائے تھے۔ آج بھی آرزو جہانگیر کا وجود ان کے درمیان آ جاتا تھا، فارس کی صورت، ماضی کی صورت، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ہارون کو دن بدن شدت سے اپنی اس غلطی کا احساس ہو رہا تھا جو اس نے محبت میں مجبور ہو کر ڈالی تھی۔ وہ نکاح جو اس کا آرزو جہانگیر سے ہوا تھا، وہ رشتہ جو 8 سال تک قائم رہا تھا، وہ محبت جو پیسوں کے عوض اسے چھوڑ کر گئی تھی، وہ پیسے جو اعظم شیرازی نے اسے آفر کیے تھے، حقیقت دیر سے ہی صحیح مگر ہارون شیرازی پر کھل گئی تھی۔ پہلے صرف اس بات کا غصہ تھا کہ آرزو نے طلاق لے لی تھی، اب اس بات کی نفرت تھی کہ اس کے باپ سے معاہدہ کر لیا تھا۔
उस दिन हारून शेराजी का गुस्सा और इश्तियाल देखने के लायक था। ये तो एक सिंपल सा टेस्ट था। मैं देखना चाह रहा था वो औरत तुम्हारे साथ कितनी मुखलिस है। आजम शेराजी एक मुख्तसर सा जुमला कहकर बड़ी उलजिम्मा हो गए और वो चाह कर भी ना इख्तलाफ कर सका ना ही कोई एहतजाज। मोहब्बत ने उसे तोड़ा था और बहुत बुरी तरह से तोड़ा था। आजम शेराजी पाकिस्तान जा रहे थे। रवानगी के वक्त जमीला दाऊद ने एक बैग अलग से तैयार करके उन्हें दे दिया। ये फारिस के लिए है। उन्होंने सवालिया आबरू उठाई तो जवाब दिया। कुछ देर तक वो अपनी जगह खड़े रहे। इसका क्या करूं? उस तक पहुंचा दे। हमाद अपने दोस्तों के साथ आउटिंग के लिए गया हुआ था। अंदर दाखिल हुआ और अपनी जगह रुक गया। वो उसकी मौजूदगी से कतई बेखबर आजम शेराजी की तरफ मुतवज्जा थी। तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि मैं ये सारा सामान उस तक पहुंचा दूंगा? चीजों से क्या फर्क पड़ता है? उनका इंतजाम तो आपने भी खूब कर रखा है। वो नोट कर रहे थे। वो पहले की तरह खुलकर उनसे बात नहीं करती थी। उसने तो फारिस का जिक्र करना भी तकरीबन छोड़ दिया था। जरूरी नहीं कि मेरा नाम ले, बस पहुंचा दे। आजम की नजर उनके अकब में हमाद पर पड़ी तो संजीदा से तासुरात एकदम से नरमी में ढले। बैग से नजर हटाते उसके पास चले गए। आप जा रहे हैं बाबा? वो उनकी बाहों में समा गया। उसकी पेशानी का बोसा लिया, उसके बालों को भी बखेर दिया। मैं भी आपके साथ पाकिस्तान जाना चाहता हूँ डैड। वो कुछ माने तब ना। तुम्हारे डैड को भी मैं ही मना करता हूँ। जमीला ने वो बैग उनके सूटकेस पर रख दिया। हालात कुछ बेहतर हो जाएं तो फिर ही पाकिस्तान आना। अगले साल का वादा करके जाएं कि आप यहाँ नहीं आएंगे, बल्कि मैं आपके पास आऊंगा। वादा, उन्होंने कहा। जमीला दाऊद और हमाद शेराजी से मिलकर वो बाहर चले गए। मुलाजिम मुस्तैद थे। बाहर उनकी गाड़ी भी तैयार खड़ी थी। स्याह बैग उनके सूटकेस हैंडल के साथ अटका रह गया था। जमीला दाऊद भारी दिल के साथ बैरूनी दरवाजे के स्टेप्स पर खड़ी थी। अलबत्ता दादा के जाते ही हमाद के तासुरात पल भर में बदले थे। आंखों में खुफकी सी आ गई थी। वो जानता था स्याह बैग में क्या था और किसके लिए था।